उसे आगे ले जाएं। मिथिलेश सिंह सर। प्रगतिशील लेखक संघ झारखंड पर मैं मिथिलेश आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वागत करने के साथ साथ मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं ताकि मैं ही देर से पहुंचा हूं। संघ के महासचिव के नाते मेरा यह दायित्व था कि मैं यहां आपसे पहले मौजूद होता, परंतु मैं ही देर से पहुंचा हूं। बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मुझे क्षमा कर चुके होंगे और अब मैं कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अपने अध्यक्ष मंडल के साथियों और बाकी अतिथियों को सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं अपने प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के सदस्य और प्रख्यात आलोचक डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, महासचिव राजेंद्र राजन जी, अपने हमारे राज्य अध्यक्ष श्री जयनंदन जी और हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर विभूति नारायण राय जी को सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। इसके साथ ही हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय सचिव विनीत तिवारी जी मौजूद हैं यहाँ, मैं उन्हें भी आवाज़ देना चाहूँगा। हमारे बिहार राज्य के प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव डॉक्टर रविंद्रनाथ राय जी कि वे मंच पर आने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगा भी मंच पर आने का कृपापूर्ण कष्ट करें। और हमारे बीच अभी तुरंत पधारे हैं श्री महादेव टोप्पो जी और उनके साथ हैं अनुज लोगुन जी और जसिंता वगैरह। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और महादेव दास से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और मंच पर आसन ग्रहण करें। हमारे बीच कॉमरेड वास्ता सोरेन जी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। जसम के साथी सुधीर सुमन जी यदि उपस्थित हैं और हमारे जनवादी लेखक संघ की ओर से अशोक शुभदर्शी जी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे आईसीसी मजदूर यूनियन और जो हमारे प्रलेस और इप्टा की जो घाटशिला इकाई है, इसको अपना वरद हस्त प्रदान करते रहे हैं हमेशा, जिनके मार्गदर्शन में प्रलेस और इप्टा दोनों की ही गतिविधियां निरंतर हैं और सबसे सक्रिय इकाई यदि अभी हमारे झारखंड में कोई है तो वो घाटशिला की ही इकाई है और उसकी सक्रियता को बनाए रखने में कॉमरेड ओम प्रकाश सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। और कई विपरीत परिस्थितियों में भी उन स्थितियों से निपटने के लिए, उनसे पार पाने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहा है। और जब बड़े शहरों में भी लोग जुटने में परहेज करते हैं, तब घाटशिला जैसी एक छोटी जगह में मऊ भंडार के इस आयोजन स्थल पर, जो कि जिसका नामकरण प्रेमचंद नगर के रूप में किया गया है,
और जो विभूति भूषण वंद्योपाध्याय के नाम पर इस परिसर का नामकरण किया गया है, और अभी अभी जिनके मार्गदर्शन में कुछ दिन पहले तक हम सब प्रदेश की गतिविधियों में सक्रिय रहते थे, डॉक्टर नामवर सिंह के नाम पर इस मंच का नामकरण किया गया है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करूंगा और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज का जो यह आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के प्रति उत्साह प्रदर्शित किया हमारे युवा साथी शेखर मल्लिक ने, जो लगातार लिखने से लेकर बोलने तक का काम और जो इप्टा और प्रदेश दोनों को सक्रिय रखने में, युवा साथियों को जोड़ने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उन्हें स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा। साथी शेखर मल्लिक को गिन लेता है, खुद को गिन ही नहीं पाता है, और वही स्थिति मेरे साथ भी कि जो हमारे खुद से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे इप्टा के साथी उपेंद्र मिश्र जी को मैं बुलाना भूल गया हूँ, और साथ ही में डॉक्टर सुनीता जी को बुलाना भूल गया हूँ। मैं क्षमा याचना सहित उनसे आग्रह करूँगा कि वे कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। और जैसा कि साथी शेखर मल्लिक ने बताया कि प्रगतिशील लेखक संघ के इस तीसरे राज्य सम्मेलन के अवसर पर जो हमारा उद्घाटन सत्र है, वह प्रगतिशील साहित्य और हमारा समाज विषय पर केंद्रित है। प्रगतिशील साहित्य जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर को लगता है कि इस विशेषण से परिचित हैं, लेकिन हमारा समाज जो है आज, वो कहीं न कहीं एक दूसरी दिशा को पकड़ रहा है या पकड़ चुका है। लेकिन आज यदि हम यहाँ जुटे हुए हैं, तो हमारे जुटने के पीछे का मकसद जो है वह बहुत साफ है कि आखिर यह समाज जो अब सूचना तकनीक का जो संजाल है, उस संजाल में जिस तरह से उलझा हुआ है, उस उलझन से कभी शायद ये बाहर आएगा भी या नहीं आएगा। और इस उलझन के बीच यदि कोई प्रगतिशील लेखक है, तो इस उलझन को वो सुलझाने में मदद कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है? इन विषयों पर लंबे समय से विचारने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले तमाम तरह के लोग हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य भी है। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विभूति नारायण राय जी, जो एक बड़े लेखक के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, और प्रशासन में रहने की वजह से जो प्रशासन की खामियां और खूबियां भी रही हैं, उनसे भी ये परिचित रहे हैं। और जिस मसले को लेकर हम सब आज ज़्यादा जूझ रहे हैं, जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस लगभग सच पूछे तो उत्तर भारत में पूर्ण हो चुका है और हमारा समाज रेडिकलाइज हो चुका है। वैसी स्थिति में चुनौती कहीं बहुत बड़ी हो गई है, और उन चुनौतियों से लड़ने वाले जो लोग रहे हैं, शायद उनकी संख्या कम हो गई है या वो चुप हो गए हैं। इस चुप्पी के बीच में प्रदेश का यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो बहरहाल मैं सादर अनुरोध करूंगा डॉक्टर विभूति नारायण राय जी से, जो कई अच्छे उपन्यासों के रचनाकार हैं। शहर में कर्फ्यू से लेकर के बहुत सारी कृतियाँ इनकी हैं, जिससे हम में से बहुत सारे लोग परिचित भी हैं। मैं उद्घाटन वक्तव्य के लिए मैं उन्हें जहमत सुखम दे रहा हूँ। डॉक्टर विभूति नारायण राय जी। मंच पर बैठे हुए आदरणीय खगेन ठाकुर जी, आदरणीय राजेंद्र राजन जी, जयनंदन जी,
विनीत तिवारी जी, मेरे अन्य सम्मानित मित्रगण, देवी और सज्जनों, मैं हिंदी में शब्द ढूंढ रहा था, अंग्रेज़ी में तो मुझे याद आ रहा था कि ओवरवेल्म, उसका जो सबसे करीबी शब्द मुझे मिला अभिभूत। मैं सचमुच अभिभूत हूँ। मुझे इस सम्मान के योग्य समझा गया और झारखंड राज्य के प्रगतिशील लेखक संघ के तीसरे सम्मेलन को का उद्घाटन वक्तव्य देने के लिए मेरा चयन किया गया। मैं बहुत आभारी हूँ और हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। अभी मेरे पहले संगठन राज्य के महासचिव जी ने और स्वागत भाषण करने वाले दोनों वक्ताओं ने एक खास तरह के खतरे की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। और मुझे लगता है कि आज के समय कोई भी विमर्श, कोई भी किसी भी तरह का विचार विमर्श या वक्तव्य बिना उस खतरे को रेखांकित किए, बिना उस खतरे के करीब गए पूरा नहीं हो सकता। तो मैं भी उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी महासचिव जी ने कहा कि जो हिंदी भाषी प्रदेश है वो काफ़ी हद तक रेडिकलाइज हो गया है। काफ़ी हद तक आप उसे अगर हिंदी में साधारण शब्दों में समझना चाहें तो काफ़ी हद तक एक सांप्रदायिकता का जहर उसके अंदर फैल गया है। यहाँ पर हाथ से लिखी हुई एक कविता लगी हुई है जिसमें पहाड़ों को लेकर के एक दुख व्यक्त किया गया कि जब पहाड़ों में विकास की कोई रोशनी नहीं पहुँची, सरकारी पानी नहीं पहुँचा, बिजली नहीं पहुँची, सड़कें नहीं पहुँची, डॉक्टर नहीं आता अस्पतालों में, तब भी धर्म और गाय का जहर पहुँच गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अब हम मॉब लिंचिंग की बात सुनने लगे हैं। हम ये सुनने लगे हैं कि किसी साधारण चोर को भी पकड़ करके उसका नाम पूछा जाता है और अगर वो मुसलमान निकलता है तो उसे पीटने का जो तो एक हमारा सामाजिक कर्तव्य वो तो हम निभाते ही हैं, एक धार्मिक कर्तव्य भी हमारे पास आ जाता है कि हम उसे जय श्री राम कहने के लिए कहते हैं। और जय श्री राम अगर वो कहने से चूकता, हालांकि चूका नहीं होगा, जो वीडियो प्रसारित हुआ उससे तो मुझे लग रहा था कि वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए जय श्री राम भी कह रहा था, लेकिन उसके बाद ही पीटा जाता है क्योंकि जय श्री राम कहने के बाद छोड़ देने से तो फिर बात बनेगी नहीं, आपका जो धार्मिक कर्तव्य है वो आधा अधूरा रह जाएगा। तो ये जहर, ये रेडिकलाइजेशन जिसकी तरफ महासचिव जी इशारा कर रहे थे वो कितना गहरे बैठ गया है, आप इससे अंदाज लगाइए। अभी तो गनीमत ये हुई है कि जिन औरतों को चुड़ैल कह के मारा जा रहा है उनसे इस तरह के नारे नहीं लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कल उसका भी समय आ सकता है। तो ये एक बड़ा खतरा है। ख़ासतौर से हम लोग रचनाकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये प्रगतिशील लेखक संघ का कार्यक्रम है। जाहिर है कि इसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट केवल श्रोता के तौर पे होंगे, मुख्य भूमिका तो लेखकों की, रचनाकारों की है। तो हमें तो कम से कम बैठ करके सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे हुआ। ये क्या हम फर्जी ये बातें हमेशा कहते रहे कि साहित्य समाज के आगे चलती हुई मशाल है? अगर साहित्य का सचमुच योगदान था और साहित्य की मुख्य धारा तो हमेशा धर्मनिरपेक्ष और उदार रही है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि जो लोग समाज का भगवाकरण कर रहे हैं वो साहित्य का भगवाकरण नहीं कर पा रहे। जैसे ही कोई रचनाकार, उसके अंदर किसी भी तरह की अगर आप क्रिएटिविटी देखते हैं तो ये एक बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि ये क्रिएटिविटी किसी उदारता से पैदा होती है। ये क्रिएटिविटी या रचनात्मकता सहिष्णुता से पैदा होती है। ये रचनात्मकता एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने से नहीं पैदा होती। मैं कई बार अपने मित्रों से पूछता हूँ कि युद्ध को लेकर के कोई महाकाव्य क्यों नहीं लिखा जा सका। जिस महाभारत को हम युद्ध पर लिखा हुआ महाकाव्य समझते हैं, आप उसका भी अंत देखिए कितना कारुणिक है। सब कुछ समाप्त हो गया है। यहाँ तक गर्भस्थ के पक्ष में कोई बड़ी रचना आप दुनिया की किसी भाषा में दिखा दीजिए, मुझे नहीं लगता कि हमारी खोज सफल होगी अगर हम ये तलाशना शुरू करें। शांति के पक्ष में हम सारी बड़ी रचनाएं पाते हैं। जो रचनाएं ऊपर से लगता है कि युद्ध का गायन कर रही हैं, युद्ध का गान कर रही हैं, उनका भी अंत जाते जाते युद्ध की व्यर्थता पर होता है। उनका भी अंत जाते जाते शांति के पक्ष में होता है। तो ऐसा क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हुई कि हम जो अपने को राजनीति के आगे चलती हुई मशाल कह रहे थे, हमारे सारे इतना लाखों करोड़ों टन कागज़ काला करने के बावजूद जो सिर्फ
धार्मिक उन्माद जिनकी पूंजी थी, सिर्फ लड़ाना भिड़ाना जिनके जीवन का ध्येय था, किसी न किसी तरह हिंदू मध्यवर्ग, पहले मैं सोचता था कि सिर्फ हिंदू मध्यवर्ग तक ये जहर फैला है, लेकिन अब तो मैंने देखा कि ये एकदम आपके निचले स्तर पर जो निचले पावदान पे जातियाँ खड़ी की गई थी, उन तक ये पहुँच गया। जब आदिवासियों की बात की जा रही है, जिस कविता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पोस्टर वहाँ लगा हुआ है, अगर आदिवासियों तक जहाँ विकास की और कोई चीज़ पहुँची ना पहुँची हो, लेकिन धार्मिक उन्माद पहुँच गया, जब यहाँ तक हुआ तो फिर क्या बचा है? इसका मतलब या तो हमारा लिखना व्यर्थ था, जो करोड़ों टन कागज़ हमने काले किए वो बेकार गए, या कहीं ना कहीं हमारे लिखने में कोई ना कोई कमी रह गई। कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक अपने स्वर्गलोक में रहने वाले लेखक में तब्दील हो गए। आज जिनकी स्मृति को ये कार्यक्रम समर्पित है, कैफी आज़मी, वो मेरे ही ज़िले के हैं। मेरे गांव से 30-35 किलोमीटर दूर उनका गांव है। और इस बार सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य सम्मेलन है वो मेरे गांव में ही हो रहा है। वहाँ से हम एक सत्र कैफी साहब के गांव तक ले जाएंगे और वहाँ भी जाएंगे। कैफी साहब का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बात अभी मैं आपसे कह रहा था, एक बार मैंने, अच्छा, मेरे दाहिने तरफ कैफी साहब का गांव है और बाईं तरफ राही मासूम रजा का गांव है। इन दोनों में अगर लेखक के तौर पे आप देखिए तो जाहिर है कि राही साहब बहुत बड़े लेखक हैं। कैफी साहब को एक बड़े शायर का दर्जा मुझे नहीं पता, या उर्दू वाले होंगे वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बड़े शायर का दर्जा उन्हें मिला। लेकिन वो बात जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, अगर आप उसको ध्यान में रखिए तो कैफी साहब कई गुना बड़े, राही के मुकाबले कई गुना बड़े इंसान दिखाई देते हैं। कैफी साहब को जब फालिज मार गया था तब उन्होंने फैसला किया कि वो अपने गांव में जाके रहेंगे। आप सब जानते हैं कि बम्बई में रहते थे, एक बड़ी सुरक्षित ज़िंदगी थी, आर्थिक अभाव नहीं थे, खुद बड़ी शख्सियत थे, बेटी इतनी बड़ी कलाकार बन के उभर रही थी, दामाद एक हैसियत वाला था। बम्बई में उन्हें सारी सुविधाएं मिल सकती थी, लेकिन वो मिज़मा आए, अपने गांव में आए। उस गांव में जब आए तो उस गांव में ना तो सड़क थी, बिजली की तो बात, जो अपना उत्पादन कर रहे थे उसको बेचने के लिए कोई मंडी नहीं थी। कैफी साहब ने आ करके ये सारे परिवर्तन वहाँ किए। उनके आने के बाद सड़क बनी, अपनी ज़मीन दे करके उन्होंने लड़कियों का स्कूल बनाया, अपनी जो उनका जो हैसियत थी, जो कद काटी थी, उसका इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों को उन्होंने कहीं ना कहीं से मजबूर किया कि उस इलाके का विकास करें। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो सवाल शुरू में मैं उठा रहा था ये उससे जुड़ा हुआ है। कैफी और राही में अगर हम तुलना करें तो हम किसे बड़ा लेखक मानेंगे? एक जो सिर्फ अगर शुद्ध साहित्यकार के तौर पे देखें तो बहुत बड़ा लेखक है, लेकिन अगर उसका एक्टिविज्म या मनुष्य के रूप में देखें तो वो पासंग भी नहीं ठहरता। तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग सबके सब राही मासूम रजा हो गए और हम में से बहुत कम कैफी हो पाए? जनता से जो हमारी दूरी हुई, हमारे लिखने के बावजूद जो हिंदी समाज धीरे धीरे हिंदू होता गया, वो हिंदी समाज की जगह हिंदू समाज होता गया, कहीं ना कहीं हमारी असफलता तो नहीं थी। हमको इसे भी सोचना चाहिए कि हमने जो भाषा इस्तेमाल की, क्या वो जनता तक संप्रेषित हो रही थी? आज सवेरे अपने डाक बंगले में जहाँ मैं रुका हुआ था, वहाँ पर मुझे बहुत दिनों बाद भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएँ पढ़ने को मिली और मैं सवेरे बैठ के उन्हीं का आनंद ले रहा था। भवानी बाबू की एक जो कविता की भाषा है, साहित्य की भाषा, उसको लेकर के बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं, अद्भुत पंक्तियाँ पढ़ने को मिली। जिस तरह हम सोचते हैं, ये कवि से, उनकी कविता का शीर्षक है कवि से पहले तो जो रचयिता है वो निवेदन कर रहा है, फिर उसको आदेश दे रहा है। जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, इसके बाद भी हमसे बड़ा हो दिख, कुछ इस तरह। मैं दूसरी पंक्ति भूल रहा हूँ। ये भवानी बाबू अपने कवि से कह रहे हैं कि जो जनता की भाषा है उसके बीच में लिखो, जिस तरह से हम बोलते हैं वही भाषा अपनी कविता में इस्तेमाल करो, और इसके बावजूद हमसे बड़े होकर के दिखो।
यानी तुम्हारे अंदर ये प्रतिभा हो कि तुम जो जनता की भाषा लिख रहे हो उसको किस तरह से रचनात्मक उस तक पहुंचाओगे, कैसे क्रिएटिविटी उसको इस तरह का बनाएगी कि वो एक बड़े मनुष्य का। आप सहिष्णुता को तरजीह देते हैं या आप गैर बराबरी को, घृणा को? आप किस तरह का, क्या किस तरह से आप सोचते हैं, वही सोचना आपकी क्रिएटिविटी को प्रभावित करता है और वही भाषा, वही आपसे ऐसी भाषा में रचवाता है जो जनता की भाषा होगी। और ग्लोबलाइजेशन का वो था ये मैं इसको जब भी ये तर्क दिए जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि हम अपने अंदर झांकने से इनकार कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं टालने में विश्वास करते हैं, हम टटोलने में विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों, जनता के बीच बिताया, क्या सिर्फ हम कविताएं कहानियाँ लिख करके और मध्य वर्ग का जीवन बिता करके जो संतुष्टि हासिल कर रहे हैं उससे क्या हम कोई परिवर्तन ला पाएंगे? ये तो एक बड़ी आंधी है, जो आंधी आपके दरवाजे तक आ गई है, जीवन से प्रेम खत्म कर रही है, ये हमारे जीवन से सहिष्णुता खत्म कर रही है, ये हमारे जीवन में जो एक सपना था बराबरी का उसको खत्म कर रही है। ये आंधी तो हमारे जीवन में जो कुछ सुंदर है सबको नष्ट करने पर लगी है। अगर हम मिल करके इसका मुकाबला नहीं करेंगे और ख़ास तौर से रचनात्मकता उड़ेल करके अगर हम इसका मुकाबला नहीं करेंगे और मुकाबला करने के लिए जनता के बीच में नहीं जाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम उस जो कंसर्न जो यहाँ पर महासचिव जी ने और स्वागतकर्ता ने जो व्यक्त किया था, लिखी जाती है, व्यक्त का भी नाम आता है और भी तमाम लोगों का नाम आता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या मुश्किलों के वक्त में भी गीत गाए जाएंगे? तो जवाब स्वाभाविक है, उसका जवाब यही होता है कि हाँ, मुश्किलों के वक्त के भी गीत गाए जाएंगे। तो ये मुश्किलों का वक्त है, पर हम सब मिल करके यहाँ जो हम तीसरे राज्य सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं, मुश्किलों का वक्त आया है, हम इसके गीत गाएंगे। इसके गीत का मतलब इसका गौरवगान नहीं करेंगे कि हमने बालाकोट कर दिया और हमने देश की महसूस करेंगे कि हमारी जनता युद्ध के पक्ष में झूम रही है, हमारी जनता उन लोगों के पक्ष में खड़ी हो गई है जो गाय के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, जो हमारी एक बहुत बड़ी अल्पसंख्या है, मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिखों की, उनको द्वितीय